देखो बेटा, हमने लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ लिया ग्रुप 1। अब आती है बारी हमारी ग्रुप 2 की। ग्रुप 2 एल्केलाइन अर्थ मेटल। तो इसका शॉर्टकट याद है? देखो, बेगम का सर बड़ा। तो ये इस तरह से हमने याद कर लिया था। ये ग्रुप 2 के एलिमेंट है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। इसका मैंने शॉर्टकट बना दिया। देखो कैसे बना दिया, BEMG इकट्ठा कर दिया बेगम, है ना, ऐसे ही, मतलब ताकि याद हो जाए, बेगम का सिर बड़ा। तो इस तरीके से ये हमें थोड़ा याद हो जाता है, ठीक है ना। तो बस अल्फाबेट याद हो जाए तो हम सीक्वेंस बना लेंगे। अब यहाँ पे खासियत क्या है कि इनके लास्ट शेल में बताइए कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे लास्ट शेल? टू। हाँ, इनके लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि ये सेकंड ग्रुप का है। जैसे 2 2 2 8 2 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 10th के हिसाब से लिखें, और अगर हम +1 के हिसाब से लिखें तो 1s2 2s2, इधर नीचे लिखोगे 1s2 2s2 3s, अपना 3p6 3s2। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, इनकी हमें जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अब हम बड़े बच्चे हैं, हमें पता है कैसे आएगा। तो इनके लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो वहां पे जब इलेक्ट्रॉन लॉस होता था तो मेटल +1 चार्ज बनाता था। यहाँ पे क्या चार्ज बनाएगा बेटा? +2। क्या बनाएगा? +2। अच्छा देखो, अगर मेटल का +1 चार्ज है और वो क्लोरीन से जुड़ेगा तो क्या फॉर्मूला बनेगा बेटा? क्लोराइड आयन से जुड़ेगा तो क्या बनेगा? MCl। अगर मेटल का +2 चार्ज हो और वो क्लोरीन से जुड़ेगा तो बेटा क्या फॉर्मूला बनेगा? MCl। NCl2। फर्क, तो आप लोगों को फर्क समझ में आया कि अभी तक हम जो भी पढ़ रहे थे ये ग्रुप 1 का हमने पढ़ा था। तो ग्रुप 1 में हमने देखा था कि वैलेंसी लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 होने के कारण मेटल, और अगर 1 चार्ज है तो ये बनता था। अब यहाँ पे इस तरह से हो जाएगा। अब देखो, अगर ये ऑक्साइड से, अगर ये +2 वाला ऑक्साइड से जुड़ जाए, ऑक्साइड, तो माइनस 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 प्लस कैंसल, तो क्या बन जाएगा? MO। और यहाँ पे क्या फॉर्मूला बनता था, याद है? +1 और -2, तो M2O, मेटल ऑक्साइड। ये भी मेटल ऑक्साइड है, ये वैलेंसी 2 वाला है। तो थोड़ा सा हमें रिएक्शन में डिफरेंस मिलेगा, बाकी प्रॉपर्टीज नियर अराउंड सेम रहेंगी। अगर हम इसे ध्यान से देखें तो देखो जरा, लिथियम, बेरिलियम, और ये है आपका लिथियम, बेरिलियम, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम। तो अगर आप इसे ध्यान से देखें तो ये आपका ग्रुप 2 और ग्रुप 1 में क्या फर्क है? ये एक पीरियड में आते हैं, यानी ग्रुप 1 का साइज बड़ा है एज कंपेयर टू एज कंपेयर टू ग्रुप 2। ग्रुप 2। तो ये चीज हमें यहाँ पे बेटे समझ में आ गई। अब देखो, मैं यही एलिमेंट अगर यहाँ पे ड्रॉ करवा दूं तो इस तरीके से ये आए, हम यहाँ पे इस तरीके से हम आएंगे। तो ये जस्ट एक तरह का मैंने कंपैरिजन दिखाने के लिए ये यहाँ पे ये एलिमेंट्स इंट्रोड्यूस कर दिए। तो ये आ गए आपके एलिमेंट। अब देखो वही कंसेप्ट, ऊपर से नीचे जाते हुए साइज बड़ा होगा, लेफ्ट से राइट जाते हुए साइज छोटा होगा। तो इनकी आयनाइजेशन, क्योंकि इनका साइज छोटा है एज कंपेयर टू ग्रुप 1, तो इनकी आयनाइजेशन एनर्जी ग्रुप 1 के हिसाब से ज्यादा होगी। गॉट इट? इनकी आयनाइजेशन एनर्जी ग्रुप 1 के हिसाब से क्या होगी? ज्यादा। गॉट इट बेटा? तो हमने यहाँ पे एक छोटा सा कंपैरिजन पढ़ लिया कि लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो जब ये रिएक्ट करेगा तो इसकी वैलेंसी 2 के हिसाब से आपको रिएक्शन मिलेगी। ग्रुप 1 में हमें 1 के हिसाब से मिली थी। आगे चलते हैं। देखो, जब हम आगे चलते हैं तो मैं अब यहाँ पे आपको जैसे आयनेशन एनर्जी का क्या होगा, अपना टॉप टू बॉटम क्या होगा, हाइड्रेशन क्या होगा, अब मैं वो नहीं बताऊंगा, क्योंकि अब आपको वो ऑलरेडी पता है। जैसे हमने पीछे पढ़ा था ना, हाइड्रेशन एंथैल्पी, साइज, आयनेशन एंथैल्पी, फिर अपना हाइड्रेशन एंथैल्पी, तो वही सारी सीक्वेंस सेम चलेगी। आप बुक पढ़ेंगे तो सारा कुछ सेम मिलेगा, तो हमें उसकी जरूरत नहीं है। तो वो मैंने आपको यहीं से कंपेयर कर दिया क्या क्या चीजें हैं। बेरिलियम, मैग्नीशियम, ऊपर से नीचे आते हुए साइज बड़ा होएगा, आयनेशन एंथैल्पी कम होगी। तो ये कॉमन चीजें हैं जो हमने ग्रुप 1 में पढ़ी हैं, वैसी रहेंगी। अब इसके हम अलग से करते हैं। देखो, एक्सेप्ट फॉर बेरिलियम हेलाइड, देखिए अब ध्यान से, एक्सेप्ट फॉर बेरिलियम हेलाइड ऑल अदर हेलाइड्स ऑफ एल्केलाइन अर्थ मेटल आर आयनिक। अब देखो ये, अब यहाँ पे अगर आपको मैं बताऊं ध्यान से, तो देखो ग्रुप 2 में हमारे कौन कौन से एलिमेंट आ रहे थे? बेगम का सिर बड़ा, ठीक है। अब मैं आपको अगर यहाँ पे पूछूं सबसे छोटा एलिमेंट बताइए कौन सा है? कौन सा सबसे छोटा एलिमेंट बताइए, कौन सा है?
अब आपको पता है ना सबसे छोटा कौन हो गया, बेरिलियम, बे सबसे स्मॉल। तो सबसे स्मॉल है तो इसकी प्रॉपर्टी अलग होगी, जैसे ये बड़े हो रहे हैं तो ये लॉस कर सकते हैं, ये लॉस नहीं करेगा। इन सब में डी ऑर्बिटल होंगे, इसमें नहीं होगा। इसकी आयनेशन एंथैल्पी औरों से ज्यादा होगी, बाकियों की आयनेशन एंथैल्पी कम होगी। तो आप इस चीज का ध्यान रखना। तो यहाँ पे एनॉमलस किसका आ गया, यहाँ पे एनॉमलस बिहेवियर किसका आ गया, ये तो आपका कॉमन में आएंगे, ये एनॉमलस में आ गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि बेरिलियम एनॉमलस क्यों है, तो आंसर दीजिए। इसका स्मॉल साइज है, आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा है ना, कॉमन रीजन ही है, आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा है। और इसका क्या आप बोल सकते हो, और एक चीज डी ऑर्बिटल एब्सेंट है। डी ऑर्बिटल जो है यहाँ पे ये हो गया एब्सेंट। तो अब आपको एक आइडिया लग गया कि ये जो आपके ग्रुप वाले जो एलिमेंट्स होते हैं, इसमें फर्स्ट वाले मेंबर का एनॉमलस बिहेवियर ही मिलेगा जनरली। क्यों? क्योंकि उसमें डी ऑर्बिटल नहीं है, साइज छोटा है, आयनेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है, बाकियों का साइज बड़ा है, इलेक्ट्रॉन भी लॉस कर देंगे इस तरीके से। तो अब देखो ये हैलाइड की बात कर रहा है। हैलाइड का मतलब क्या होता है, जरा देखो ध्यान से। जो बेरिलियम है ये +2 है, तो अगर ये क्लोरीन से बॉन्ड बनाएगा बेटा, तो क्या कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा, BeCl2 बनेगा। देखो ये बनेगा, बनेगा ना ये। इसी तरह से MgCl2, इसी तरह से MgCl2, इसी तरह से CaCl2, SrCl2, BaCl2। रेडियम की बात नहीं करते, रेडियो एक्टिव है। तो ये हमारा बन जाएगा BaCl2, CaCl2, SrCl2। एक मैंने कॉमन आइडिया दिया। अब हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, देखिए कह रहा है एक्सेप्ट बेरिलियम हैलाइड all other halides of alkali earth metal are ionic in nature। यानी बेरिलियम हलाइड को छोड़ दें तो ये आयनिक नहीं है, बाकी जो है all other are आयनिक, ये कोवलेंट है। अब देखो बेरिलियम हलाइड्स आर एसेंशियली कोवलेंट एंड सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। अब देखो जो हमारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं ना, ये कोवलेंट होते हैं। तो एक चीज आप याद रखना नोट की फॉर्म में, जो मैं आपको बता रहा हूं, देखो क्या बता रहा हूं, लाइक डिजॉल्व्स लाइक, ध्यान से समझना। लाइक डिजॉल्व्स लाइक, लाइक डिजॉल्व्स लाइक का मतलब क्या है, एक बड़ी अच्छी एग्जांपल बता रहा हूँ। देखो मान लो मैं 70% वाला स्टूडेंट हूँ, तो जो मेरे फ्रेंड्स होंगे ना, मेरे जितने भी फ्रेंड्स होंगे वो मोस्टली इसी रेंज में आएंगे, 70 से 80% की रेंज में। बहुत कम देखा होगा कि 70% का टॉपर बहुत अच्छा दोस्त हो। यानी जनरली क्या देखा गया है कि अगर बच्चा फेल होने वाला है ना, तो उसका फ्रेंड सर्कल भी फेल में ही होता है। एक मैं ऐसे नॉर्मल एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर बच्चा वीक है पढ़ने में, तो आप अपनी सराउंडिंग में देखो, तो उसके दोस्त भी वीक सर्कल में से होंगे। अगर 60-70% वाला है, उसके फ्रेंड सर्कल 60-70% वाले में से होंगे। तो ये लॉ ना सब पे लगता है, सोल्यूशन पे भी लगता है। तो इसी पे हमने बना दिया लाइक डिजॉल्व्स लाइक। लाइक डिजॉल्व्स लाइक का मतलब है कि अगर कोई कोवलेंट मॉलिक्यूल है तो वो कोवलेंट में ही डिसॉल्व होगा, वो कोवलेंट कंपाउंड में ही डिसॉल्व होगा। अगर कोई आयनिक है तो वो आयनिक सॉल्यूशन में ही डिसॉल्व होगा। ये एक कॉमन है जिसे हम कहते हैं लाइक डिसॉल्व्स लाइक। ये कंसेप्ट याद रखना, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। लाइक डिसॉल्व्स लाइक का मतलब जो जैसा है उसको वैसा ही मित्र मिलेगा। यानी जो कोई कोवलेंट है तो कोवलेंट में डिसॉल्व होगा, आयनिक है तो आयनिक में होगा। अब देखो जो हमारा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है वो कोवलेंट होता है, तो जो ये BeCl2 बनेगा ये कोवलेंट होता है, तो ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाएगा। कोवलेंट, कोवलेंट जैसे बेंजीन सॉल्यूशन में, एसीटोन में कोवलेंट बॉन्ड जहाँ पे है वहां पे। बाकी जो है नहीं होते, वो आयनिक सॉल्यूशन में डिसॉल्व होते हैं। तो बेरिलियम क्लोराइड हैज चेन स्ट्रक्चर इन द सॉलिड स्टेट। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आ जाता है, कई बार पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि भाई बेरिलियम क्लोराइड की स्ट्रक्चर बनाओ इन सॉलिड स्टेट। मैं इसे अंडरलाइन कर रहा हूँ, आप इसे नोट कीजिए। बेरिलियम क्लोराइड की चेन स्ट्रक्चर बनाइए इन इट्स सॉलिड स्टेट। तो ये देखो सॉलिड स्टेट में ये इस तरीके से ये शेप बनेगी, जरा देख लो। देखो BeCl2 होता है, तो सॉलिड स्टेट में BeCl2 आपस में जुड़ जाएंगे। तो जब आप इसे कॉपी में बनाएंगे ना बेटा, तो आप इसे ऐसे बनाइए सिंपल तरीके से, BeCl फिर इस तरह से Be, फिर इस तरह से, क्योंकि ये ना आपस में जुड़ जाएंगे। सॉलिड में क्या होगा, ये पास पास आ जाएंगे, पास पास आने से ये इस तरीके से जुड़ जाएंगे और ये चेन बनेगी। तो ये इन्होंने 3D बनाने की कोशिश की है, आप इसे नॉर्मल इस तरह से बना लीजिए। बना के मुझे डन बोलिए। देखो बेटा अभी जो हमने क्वेश्चन किया, ये क्वेश्चन पेपर में आ जाता है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ बेरियम क्लोराइड इन सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट में ये पास पास आ जाते हैं, आप इस तरह से दिखा सकते हो। और एक और मैं एडिशनल इंफॉर्मेशन बताता हूँ। देखो ये आपका
अगर आप इसे ध्यान से देखो तो जो हमारा क्लोरीन होता है ना, क्लोरीन पे हमारे पास होते हैं लोन पेयर 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो होता क्या है बेसिकली कि बेरिलियम तो दो ही बॉन्ड बनाता है BeCl2। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो बेरिलियम ने 4 बॉन्ड बना लिया है। तो ये 4 बॉन्ड कैसे बना होगा, एक तरह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है। क्लोरीन यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ। तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर अपने आप को क्या कर लेती है, स्टेबल। तो इसको मैं बाद में आपको ना डिटेल में बताऊंगा, अभी जब हम आगे चलेंगे। अभी बस आप ये स्ट्रक्चर नोट कर लो। बेसिकली एक बार मैं हिंट देता हूँ, दोबारा जरा ध्यान से समझना। जो हमारा बेरियम, मैं अगले ही पेज पे बताता हूँ, खैर अभी इसको आप ऐसे ही याद रखो, यहाँ पे बताता हूँ। देखो अब ये क्वेश्चन और बनता है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ BeCl2 इन वेपर फेज। अब ये ड्रॉ कर लीजिए, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ BeCl2 इन वेपर फेज। वेपर फेज समझते हो क्या होता है, गैसियस स्टेट में। तो एक्चुअल में जो BeCl2 है उसकी ये स्ट्रक्चर है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो बेरिलियम के लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन से बॉन्ड बनाएगा, क्लोरीन से बॉन्ड बनाएगा। अब क्लोरीन के लास्ट शेल में 7 होते हैं, जैसा आपको पता है। देखो 1 2 3 4 5 6 7। तो अगर हम 10th वाला कंसेप्ट लगाएं इसको समझने के लिए, तो आपको ये स्टोरी समझ में आ जाएगी ये किस तरह से हो रहा है। देखिए, तो हम थोड़ा सा 10th वाला कंसेप्ट लगाते हैं। ये यहाँ से ले लेगा 2 इलेक्ट्रॉन, ये यहाँ से ले लेगा 1 इलेक्ट्रॉन बेरिलियम का, और बेरिलियम जो है आपके ये हो गया ये। अब मुझे बताओ बेरिलियम के 8 हुए या 4 हुए, बोलो जरा, कितने हुए, कितने सर हुए? 4। हाँ, 4 ही हुए ना। इसका मतलब ये अभी ये और इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है अगर जरूरत पड़े, वैसे ये स्टेबल है। ठीक है ना, ये एक्सेप्शंस होती हैं ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट होता है 8 इलेक्ट्रॉन हो ना हो या ज्यादा हो तो भी स्टेबल हो जाए, तो इसमें 8 से कम है तो भी स्टेबल है। तो अब होता क्या है, अब जरा ध्यान, ये आप स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेना BeCl2, मैं साथ में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। देखो क्या होता है, जब आपका सॉलिड स्टेट में क्या होता है, BeCl2 जब ये पास में आते हैं, 2 BeCl2, ठीक है ना, मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से बताता हूँ। थोड़ा समझाने के लिए एक को ऊपर कर देते हैं, एक को नीचे कर देते हैं। BeCl2, तो जब दो मॉलिक्यूल पास में आएंगे सॉलिड स्टेट में, तो ये पास में आ जाएंगे एक दूसरे के। तो जब ये पास में आएंगे तो आपको पता है इनके पास लोन पेयर होते हैं, ऐसे ऐसे लोन पेयर होते हैं। इसके पास भी ऐसे, तो मैं सारे नहीं दिखा रहा हूँ, इस क्लोरीन के नहीं दिखा रहा हूँ। अब क्या होता है, ये लोन पेयर होने के कारण बिल्कुल पास में आ गए, तो अपना पास में आ गए तो इनको बॉन्डिंग बनानी है। तो बॉन्डिंग बनाने के लिए ये लोन पेयर बना लेता है यहाँ, ये वाला लोन पेयर बना लेता है यहाँ, इसी तरह से इसके आगे और इसी तरह से इसके आगे। तो ये सॉलिड स्टेट की कहानी है कि ये बॉन्डिंग होती कैसे है, BeCl2 इन सॉलिड स्टेट। तो एक बार फिर से देखो मैंने क्या बताया, ध्यान से देखो समझो। एक्चुअल में ये BeCl2 की स्ट्रक्चर है ये वाली। तो अगर आप इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो, ये वाली स्ट्रक्चर BeCl2, तो इस स्ट्रक्चर को अगर आप ध्यान से देखें तो हमें ये समझ में आता है कि जो हमारा बेरिलियम है इसके 8 इलेक्ट्रॉन तो पूरे ही नहीं है, तो एक्चुअल में ये भी स्टेबल है। बट सॉलिड फॉर्म में क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में क्या होता है, मॉलिक्यूल पास आ जाएंगे। तो जब बहुत सारे मॉलिक्यूल पास में आ जाते हैं तो उनको कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने का मौका मिल जाता है। एक्चुअल में ये पास में नहीं आते, गैसियस स्टेट में दूर होते हैं तो डायमर बनाते हैं, दो पास में आ जाते हैं। यहाँ सॉलिड में तो बहुत सारे मॉलिक्यूल पास में आ जाएंगे। तो जब ये पास में आएंगे तो जो इनकी ये लोन पेयर है, ये जो लोन पेयर है ये डोनेट हो जाता है यहाँ पे, ये यहाँ पे डोनेट हो जाएगा, जिस कारण इसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं और हमें एक चेन जैसी स्ट्रक्चर मिलती है जो हमने यहाँ पे बनाई। तो अगर पेपर में पूछ लें भाई ये स्टेबल कैसे है, तो आप यहाँ पे बताइए ये बॉन्डिंग कैसे बनी है, कि लोन पेयर है, लोन पेयर होने के कारण इसने एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, तो दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते हैं तो ये स्टेबल हो जाता है। वेपर फॉर्म में क्या होता है, वेपर फॉर्म में डायमर बनता है सिर्फ, क्योंकि वेपर फॉर्म में दूर दूर होते हैं। तो अगर दो मॉलिक्यूल पास में आ गए तो डायमर, डाय मतलब टू, मर मतलब मॉलिक्यूल, तो दो मॉलिक्यूल पास में आ गए तो डायमर में एग्जिस्ट करते हैं। अदरवाइज ये इस तरह से नॉर्मल स्टेट में ये इस तरह से हम इसको ड्रॉ करते हैं BeCl2 को। तो बस आप इसे जस्ट ड्रॉ कर लीजिए फॉर योर नॉलेज, और कुछ भी नहीं है यहाँ पे, जस्ट डन सर। मोनोमर मतलब सिंगल दिखाना है तो मोनोमर। वेपर फेज में दो BeCl2 कंबाइन हो जाते हैं, और सॉलिड में कितने, सॉलिड में बहुत सारे, क्योंकि सॉलिड है तो बहुत सारे आपस में जुड़ जाएंगे और ये बन जाएगा हमारा BeCl2। तो अब मान लो पेपर में क्वेश्चन आ गया
कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ BeCl2 इन वेपर फेज, तो कौन सी स्ट्रक्चर बनाओगे? ये वाली। कौन सी बनाओगे? ये वाली। ये नहीं बनानी, ये वाली बनानी है। और पेपर में क्वेश्चन आ गया ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ BeCl2 इन सॉलिड स्टेट, तो आप ये वाली स्ट्रक्चर बना देंगे, ये वाली। गॉट इट बच्चों? लो बेटा, अब हम एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे आज की क्लास का, क्योंकि जो हमारा ग्रुप 2 है ना, उसमें हमें कुछ ज्यादा पढ़ने वाला नहीं है, क्योंकि जो जो हमने ग्रुप 1 में पढ़ा है वैसा ही है सारा, बस जो चीजें वहां नहीं पढ़ी हैं यहाँ से जो अलग है वो पढ़ा रहा हूँ। अब आप ये क्वेश्चन देखिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना ये क्वेश्चन, ये जल्दी समझ में नहीं आता। लैटिस एंथैल्पी और हाइड्रेशन एंथैल्पी पे है, देखो ध्यान से। जो हमारा ग्रुप 2 है, ग्रुप 2 का शॉर्टकट क्या है? बोलो सिमरन बेगम का बेगम फिर बड़ा। बड़ा। तो नीचे जाते हुए साइज बड़ा हो रहा है। अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है व्हाई डज द सॉल्युबिलिटी ऑफ एल्केलाइन अर्थ मेटल, सॉल्युबिलिटी ऑफ एल्केलाइन अर्थ मेटल हाइड्रोक्साइड, यानी मेटल हाइड्रोक्साइड, ध्यान देना, मेटल हाइड्रोक्साइड इन वाटर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ध्यान से समझना, यानी ये मेटल हाइड्रोक्साइड की बात कर रहा है, ये +2 और हाइड्रोक्साइड होता है -1। तो आप अगर कंसेप्ट लगाओ तो क्या फॉर्मूला बनेगा इसका? क्या बनेगा फॉर्मूला 9th के कंसेप्ट से? MOH2। तो कह रहा है कि इनकी हमने, ये जो हमारे मेटल हैं ग्रुप 2 वाले, इनकी हमने हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कर दी। तो अगर हमने इनकी हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कर दी तो ये मेटल हाइड्रोक्साइड बन गए, यानी इसको हमने M ले लिया। ये जितने भी ये है ना, ये इनको हमने M मान लिया। अब एक फर्क है, मेटल के साथ हाइड्रोक्साइड जुड़ा हुआ है, तो मेटल 2+ है, हाइड्रोक्साइड ये है। तो हाइड्रोक्साइड तो कॉमन है, बट मेटल का क्या हो रहा है ऊपर से नीचे जाते हुए? बताओ क्या हो रहा है? छोटी हो रही है या बड़ी हो रही है ऊपर से नीचे जाते हुए? साइज का क्या हो रहा है? साइज सर बड़ा। साइज बड़ा हो रहा है, इन- इंक्रीज हो रहा है। अब आप देखो, छोटा साइज जो OH है ना, ये भी छोटा होता है, छोटा छोटा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। जैसे जैसे नीचे जाओगे तो बड़ा छोटा हो गया, बड़ा छोटा हो गया, तो लैटिस एंथैल्पी क्या हो जाएगी? बोलो क्या हो जाएगी लैटिस एंथैल्पी? कम। यहाँ पे लैटिस एंथैल्पी हाई रहेगी, क्योंकि साइज छोटा है मेटल का भी और OH का भी। नीचे जाते जाते बेरियम, आर की बात नहीं करते, यहाँ पे जाते हुए क्या हो जाएगी? लैटिस एंथैल्पी लो हो जाएगी, और हाइड्रेशन एंथैल्पी बढ़ जाएगी, और मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? स्टेबल। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। लो आंसर देखो, among alkali earth metal hydroxide anion being common, ये देखो ये अंडरलाइन कर दिया कॉमन को, anion being कॉमन, कॉमन हो गया ना, OH कॉमन है, BeOH2 MgOH2 CaOH2 SrOH2, तो मेटल का साइज छोटा बड़ा हो रहा है, बट अनायन का तो फिक्स है ना। द कैटायनिक रेडियस इन्फ्लुएंस द लैटिस एंथैल्पी, देखो लैटिस एंथैल्पी वर्ड आ गया कि पहले कैटायन का साइज छोटा था, नीचे जाते जाते बड़ा हो गया। तो साइज छोटा, OH भी छोटा होता है, छोटा छोटा स्ट्रॉन्ग, हाई लैटिस एंथैल्पी, नीचे जाते हुए लैटिस एंथैल्पी लो, हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा। Since lattice enthalpy decreases much more than hydration enthalpy with increase in ionic size, so solubility increases as we go down the group। समझ में आ गया? बोलो बेटा, क्वेश्चन का आंसर समझ में आया? बोलो बच्चों। यस। लो एक एक बार और समझा दीजिए। दोबारा समझा यस रहा हूँ, सर। मैं बिल्कुल दोबारा समझा रहा हूँ, समझिए जरा ध्यान से, ध्यान से समझना। पहले क्वेश्चन का मतलब समझो। कह रहा है व्हाई डज सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी मतलब पानी में डिसॉल्व होना, ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल हाइड्रोक्साइड इंक्रीज। कह रहा है कि इंक्रीज होती है, इंक्रीज मतलब ये कम सॉल्युबल है, पहले वाले मेटल हाइड्रोक्साइड कम सॉल्युबल है, नीचे वाला ज्यादा सॉल्युबल है। तो इसका आंसर क्या है कि जो बेरिलियम और हाइड्रोक्साइड का बॉन्ड है ना, ये स्ट्रॉन्ग बनता है। स्ट्रॉन्ग बनने का मतलब लैटिस एंथैल्पी क्या होगी? हाई। बेरिलियम ऑक्साइड की लैटिस एंथैल्पी क्या होगी? हाई। नीचे जाते जाते साइज बड़ा हो गया, तो जो आपका ये मेटल ऑक्साइड बनेगा, बेरियम मेटल ऑक्साइड, ये बेरियम वाला, इसका होएगा लैटिस एंथैल्पी लो, और हाइड्रेशन एंथैल्पी मोर, इंक्रीज कर दिया। तो अगर हाइड्रेशन ज्यादा हो जाए तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, यहाँ पे हाइड्रेशन कम थी, यहाँ ज्यादा है। नाउ गॉट इट? गॉट इट बच्चों? गॉट इट? यस सर। देखो फिर से देखो, व्हाई डज द सॉल्युबिलिटी ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल हाइड्रोक्साइड इन वाटर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप? आंसर देखो, अमंग एल्कली अर्थ मेटल हाइड्रोक्साइड। मैं एक काम करता हूं, मैं ना इसको दोबारा से आपको समझाता हूं, यहाँ पे लिख के, फिर आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो समझो जरा ध्यान से समझना।
अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है ये चल रहा है मेटल हाइड्रोक्साइड का, ये +2 है। यहाँ पे जो हमारी मेटल है ये +2 है, ग्रुप 2 की है, और हाइड्रोक्साइड तो आपको पता है। तो जो हाइड्रोक्साइड होता है ना, ऐसा समझ लो, इसका साइज होता है छोटा, इसका साइज होता है स्मॉल। अब ये बोल रहा है ग्रुप 2 के बारे में, तो देखो, बेगम का सिर बड़ा, आर नहीं लगाता। अब ये मेटल है, ये मेटल जब बॉन्ड बनाएगा तो BeOH2 बनाएगा। नीचे जाते जाते क्या बनेगा, बोलो क्या बनेगा नीचे जाते जाते, बोलो बच्चों क्या बनेगा, BeOH अपना सॉरी BaOH2 बन जाएगा ना, BaOH2। अब इसका साइज है छोटा, इसका साइज है स्मॉल, इन दोनों का साइज स्मॉल है, साइज दोनों का ही क्या है, साइज स्मॉल, दोनों का है। यहाँ पे क्या है, इसका साइज बिग है, इसका साइज क्या है, स्मॉल। तो इस तरह से क्या होता है, इसकी लैटिस एंथैल्पी हाइड्रेशन एंथैल्पी से कम हो जाती है, यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे लैटिस एंथैल्पी हाइड्रेशन एंथैल्पी से ज्यादा है, तो ये लेस सॉल्युबल है, ये लेस सॉल्युबल है, बट नीचे जाते जाते मोर सॉल्युबल, मोर सॉल्युबल। समझ में आ गया, बोलो समझ में आ यस गया। सर। बस यही तो क्वेश्चन था, यही हमारा क्वेश्चन था। देखो क्वेश्चन क्या है, समझो। कह रहा है व्हाई डज सॉल्युबिलिटी ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल हाइड्रोक्साइड इंक्रीजेस, इंक्रीजेस मतलब ऊपर सॉल्युबिलिटी लेस, लेस सॉल्युबल, नीचे जाते जाते मोर सॉल्युबल। व्हाई, क्योंकि ऊपर वाला साइज छोटा है तो लैटिस एंथैल्पी हाइड्रेशन से ज्यादा है। जैसे जैसे नीचे गए साइज बढ़ गया मेटल का, OH का तो सेम ही रहा ना, OH तो सेम ही है, OH के तो साइज पे कोई फर्क नहीं पड़ा, बट मेटल का साइज बढ़ गया। मेटल का साइज बढ़ने से लैटिस एंथैल्पी हाइड्रेशन से कम हो गई और सॉल्युबिलिटी बढ़ गई। बस ये आंसर है। अब मैं आंसर पढ़ता हूं, समझो। एन आयन बीइंग कॉमन, यानी OH, OH कॉमन है। द कटायन रेडियस इन्फ्लुएंस, यानी कटायन, ये मेटल को कटायन बोल दिया। द लैटिस एंथैल्पी, सिंस लैटिस एंथैल्पी डिक्रीज, देखो लैटिस एंथैल्पी डिक्रीज हो रही है, मच मोर देन हाइड्रेशन, तो यही तो लिखा मैंने यहाँ पे कि लैटिस एंथैल्पी पहले ज्यादा थी, नीचे जाते जाते लैटिस कम हो गई, हाइड्रेशन बढ़ गई, तो ऊपर लेस सॉल्युबल, नीचे मोर सॉल्युबल। बस, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये, इस तरीके से हमने इसको करना था। सिमरन एक बार आप लास्ट में आप इसका आंसर बोल दो, क्वेश्चन क्या था और आंसर बोल दो अपने वर्ड्स में, हिंदी में चाहे पंजाबी में, बोलो बेटा जल्दी। यस सर, क्वेश्चन था सर हमारा, ऊपर से नीचे सॉल्युबिलिटी क्यों इंक्रीज होती है। हम्म। तो सर इसका आंसर है, ऊपर जब हम जाते हैं तो मेटल्स का स्मॉल साइज होता है और जो हाइड्रोक्साइड है उसका भी स्मॉल साइज होता है। तो हम्म। जब दोनों कंबाइन करते हैं तो उनकी लैटिस एनर्जी हाई होती है और हाइड्रेशन एनर्जी लो होती है, जिससे वो लेस सॉल्युबल होते हैं। हम्म। और नीचे जाते जाते सर उनका साइज इंक्रीज होता है, बट हाइड्रोक्साइड स्मॉल ही होता है, जिनसे उनकी लैटिस एनर्जी फ्लो लो होती है, बट उनकी हाइड्रेशन एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, जिससे वो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। बस इसी तरीके से बच्चों याद करना है और प्रैक्टिस करनी है। तो आज के लेक्चर में इतना ही बेटा।